नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन के कार्यसूची में लोकसभा में तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने का मामला शामिल किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, परिवार आधारित पार्टियां लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा, देश की विकास यात्रा में बाधक औपनिवेशिक मानसिकता के खिलाफ सतर्क किया। प्रधान न्यायाधीश एनवी रामन्ना ने कहा, सरकार और न्यायपालिका को एक दूसरे को पूरक बनने की आवश्यकता। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भारत रूस शिखर सम्मेलन के लिए 6 दिसंबर को भारत आएंगे। 15 दिसंबर से निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाएं फिर शुरू करने का फैसला। नए कोरोना वेरिएंट को लेकर पूरे विश्व में चिंता, कई देशों ने प्रभावित देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नए कोविड वेरिएंट को ओमिक्रॉन नाम दिया। सरकार ने लोगों से स्टारलिंक इंटरनेट सेवाओं के लिए बुकिंग न करने को कहा, कंपनी के पास भारत में सेवाएं देने का लाइसेंस नहीं। और दक्षिण अफ्रीका में जूनियर महिला हॉकी विश्व कप का आयोजन अफ्रीकी देशों में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने के बाद स्थगित। समाचार प्रभात में प्रियंका अरोड़ा के साथ मैं लवलीन निगम। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ से अधिक टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों, अन्य स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और टीका लगवा चुके सभी लोगों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। लेकिन हम आपको सतर्क करना चाहते हैं कि कोविड के खिलाफ संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सबसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। कृषि कानून निरस्त करने का विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन लोकसभा में पेश किया जाएगा। संसद सत्र इस महीने की 29 तारीख से शुरू हो रहा है। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि सरकार ने तीनों कृषि कानून रद्द करने का निर्णय लिया है। यह विधेयक किसान सशक्तिकरण और संरक्षण अधिनियम 2020, कृषि उत्पाद, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 को निरस्त करने और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन के लिए लाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में अपने सदस्यों को उपस्थित रहने के लिए पहले ही व्हिप जारी कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परिवार आधारित दल लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं। कल संविधान दिवस पर संसद के केंद्रीय कक्ष में उन्होंने दलों को परिवार द्वारा चलाए जाने को संविधान की भावना के विरुद्ध बताते हुए कहा कि इसके प्रति देश भर में जागरूकता की आवश्यकता है। भारत एक संवैधानिक लोकतांत्रिक परंपरा है। राजनीतिक दलों का अपना एक अहम महत्व है और राजनीतिक दल भी हमारी संविधान की भावनाओं को जन जन तक पहुंचाने का एक प्रमुख माध्यम है। लेकिन संविधान की भावना को भी चोट पहुंची है जब राजनीतिक दल अपने आप में अपना लोकतांत्रिक कैरेक्टर खो देते हैं। जो दल स्वयं लोकतांत्रिक कैरेक्टर खो चुके हो, वो लोकतंत्र की रक्षा कैसे कर सकते हैं? आज देश में कश्मीर से कन्याकुमारी, हिंदुस्तान के हर कोने में जाइए, भारत एक ऐसे संकट की तरफ बढ़ रहा है जो संविधान को समर्पित लोगों के लिए चिंता का विषय है, लोकतंत्र के प्रति आस्था रखने वालों के लिए चिंता का विषय है, और वो है पारिवारिक पार्टियां। प्रधानमंत्री ने एक अन्य आयोजन में विज्ञान भवन में कहा कि कुछ शक्तियां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर भी विकासशील देशों के प्रगति मार्ग में व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास कर रही हैं। उन्होंने कहा कि औपनिवेशिक मानसिकता अब भी मौजूद है और ये भारत की विकास यात्रा में बाधक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को इस मानसिकता से मुक्त होने की आवश्यकता है और संविधान इसके लिए सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत हो सकता है। श्री मोदी ने कहा कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जो जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण संबंधी पेरिस समझौते के लक्ष्यों को समय से पहले ही प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है। इसके बावजूद देश में पर्यावरण के नाम पर कई तरह की दबाव बनाए जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार और न्यायपालिका दोनों ही संवैधानिक व्यवस्था का हिस्सा हैं। इन दोनों का अस्तित्व संविधान से ही है, इसलिए व्यापक परिप्रेक्ष्य में अलग होने के बावजूद वे एक दूसरे के पूरक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास संविधान की भावना की सर्वाधिक सशक्त अभिव्यक्ति है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार संविधान के प्रति समर्पित है और विकास के मामले में कोई भेदभाव नहीं करती। सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये संविधान की भावना का सबसे सशक्त प्रकटीकरण है। संविधान के लिए समर्पित सरकार विकास में भेद नहीं करती और ये हमने करके दिखाया है। आज गरीब से गरीब को भी क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर तक वही एक्सेस मिल रहा है जो कभी साधन संपन्न लोगों तक सीमित था। इस अवसर पर भारत के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमणा ने इस बात पर जोर दिया कि न्यायपालिका और सरकार एक दूसरे के पूरक बनकर ही संवैधानिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के तीनों अंग कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका संविधान के अनिवार्य तत्व हैं और ये कहना गलत होगा कि न्याय सुनिश्चित करना केवल न्यायपालिका का काम है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि कार्यपालिका और विधायिका को न्यायपालिका के साथ तालमेल बिठाकर काम करना चाहिए ताकि संविधान के अनुसार न्याय सुनिश्चित किया जा सके। An area of grave concern for the judiciary is the increasing attacks on judges. Physical attacks on judicial officers on the rise. Then there are attacks on the judiciary in the media, particularly social media. These attacks appear to be sponsored and synchronized. The law enforcing agency, particularly central agencies, need to deal with such malicious attacks effectively. The governments are expected to create a secure environment so that the judges and judicial officers can function fearlessly. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 6 दिसंबर को आधिकारिक यात्रा पर भारत आ रहे हैं। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 21वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने मीडिया को बताया कि दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे और रणनीतिक भागीदारी और मजबूत करने के उपायों पर विचार विमर्श करेंगे। The leaders will review the state and prospects of bilateral relations and discuss ways to further strengthen the strategic partnership between our two countries. The summit will afford an opportunity to exchange views on regional, multilateral and international issues of mutual interest. The visit is in continuation of the tradition of annual summits alternately in India and Russia, and we are confident that the visit will further provide an impetus to the India-Russia special and privileged strategic partnership. श्री बागची ने कहा कि पिछली भारत रूस शिखर बैठक सितंबर 2019 में रूस में हुई थी। 2020 में कोविड महामारी के कारण बैठक नहीं हो सकी थी। प्रवक्ता ने बताया कि नवंबर 2019 में ब्राजीलिया में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के अवसर पर मुलाकात के बाद ये दोनों नेताओं की पहली बैठक होगी। श्री बागची ने बताया कि भारत और रूस के बीच पहला 2+2 संवाद अगले महीने की 6 तारीख को होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस संवाद में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, जबकि रूस की ओर से विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु भाग लेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन की कार्यसूची में लोकसभा में तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने का मामला शामिल किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, परिवार आधारित पार्टियां लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा, देश की विकास यात्रा में बाधक औपनिवेशिक मानसिकता के खिलाफ सतर्क किया। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमणा ने कहा कि सरकार और न्यायपालिका को एक दूसरे का पूरक बनने की आवश्यकता। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भारत रूस शिखर सम्मेलन के लिए 6 दिसंबर को भारत आएंगे। 15 दिसंबर से निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाएं फिर शुरू करने का फैसला। नए कोरोना वेरिएंट को लेकर पूरे विश्व में चिंता। कई देशों ने प्रभावित देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नए कोविड वेरिएंट को ओमिक्रॉन नाम दिया। सरकार ने लोगों से स्टारलिंक इंटरनेट सेवाओं के लिए बुकिंग न करने को कहा। कंपनी के पास भारत में सेवाएं देने का लाइसेंस नहीं। और दक्षिण अफ्रीका में जूनियर महिला हॉकी विश्व कप का आयोजन अफ्रीकी देशों में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने के बाद स्थगित। देश में कोविड टीकाकरण ने 120 करोड़ 96 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। अब तक कुल 120 करोड़ 96 लाख 90 हजार टीके लगाए गए हैं।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 65,23,000 से अधिक वैक्सीन डोज लगाई गईं। कोरोना वायरस के नए रूप से चिन्हित कई देशों ने दक्षिण अफ्रीका पर यात्रा प्रतिबंध लगा दिए हैं। इस वायरस के नए प्रकार B11529 का पता सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में चला और अब तक बोत्सवाना, बेल्जियम, इजरायल और हांगकांग में इसके संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नए कोरोना वायरस को ओमिक्रॉन नाम दिया है। संगठन के अनुसार ये वायरस डेल्टा वायरस की तरह बहुत अधिक संक्रामक है। इसे देखते हुए यूरोपीय संघ के अलावा अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, इजरायल, जापान, केन्या, सिंगापुर में दक्षिण अफ्रीका से आने वाले यात्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अमेरिका ने सोमवार से 7 अन्य देशों पर भी यात्रा प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। इस्राइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने कहा है कि देश में नए कोरोना वेरिएंट का पहला संक्रमण मिलने के बाद इस्राइल आपात स्थिति के कगार पर है। उन्होंने कहा कि अधिकांश अफ्रीकी देशों से आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस्राइल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि मलावी से लौटे एक यात्री में नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है। 2 अन्य संदिग्ध लोगों की जांच की जा रही है। इन तीनों को कोविड वैक्सीन लग चुका था। इन्हें पृथकवास में रखा गया है। केंद्र ने 15 दिसंबर से निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाएं फिर शुरू करने का फैसला किया है। भारत ने कोविड महामारी के कारण पिछले वर्ष 23 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं रोक दी थीं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने एक परिपत्र में कहा है कि स्थिति की समीक्षा के बाद इन सेवाओं को बहाल करने का फैसला लिया गया। जिन देशों के यात्रियों को भारत पहुंचने पर कोरोना जांच सहित अतिरिक्त एहतियाती उपायों का पालन करना होगा, उनमें ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इस्राइल शामिल हैं। सेवाएं बहाल करने का निर्णय विश्व की कोविड स्थिति पर स्वास्थ्य मंत्रालय से विचार विमर्श के बाद लिया गया है। संचार मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि स्टारलिंक इंटरनेट सर्विसेज को भारत में उपग्रह आधारित सेवाएं देने का लाइसेंस नहीं है। मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि उसे देश में उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा देने के लिए बुकिंग शुरू किए जाने की जानकारी मिली है, जो कंपनी की वेबसाइट starlink.com से भी स्पष्ट है। मंत्रालय ने कहा है कि भारत में उपग्रह आधारित सेवाएं देने के लिए संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। मंत्रालय ने आम जनता के लिए स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा के लिए न तो कंपनी ने लाइसेंस प्राप्त किया है, न ही उसे इसके लिए अधिकृत किया गया है। सरकार ने कंपनी से कहा है कि वो भारत में उपग्रह आधारित संचार सेवाओं के लिए नियामक व्यवस्था का पालन करे और बुकिंग तत्काल प्रभाव से बंद करे। मंत्रालय ने जनता को सलाह दी है कि वो स्टारलिंक को लाइसेंस मिलने तक इसकी सेवाएं न ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 83वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्र ने कहा है कि देश में 1971 के चुनाव के बाद से महिला मतदाताओं की संख्या में 235.72% की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद के 7 दशक और 17 आम चुनावों के बाद देश में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों की तुलना में बढ़ी है और ये 2019 के आम चुनाव में 67% से अधिक थी। श्री सुशील चंद्रा ने कल महिला, दिव्यांगजन और वरिष्ठ मतदाताओं की चुनावी भागीदारी बढ़ाने में सर्वोत्तम अनुभव और नई पहल साझा करने के विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार को संबोधित किया। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। एक राष्ट्र का जन्म। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है।
सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, आज की इस कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी और लोकसभा के पहले अध्यक्ष गणेश मावलंकर को याद करते हैं, जिनका जन्म 27 नवंबर 1888 को हुआ था। एक नवजात राष्ट्र की पहली लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में मावलंकर की भूमिका केवल एक मध्यस्थ और इसकी कार्यवाही के सूत्रधार की नहीं थी, बल्कि एक राष्ट्रवादी और संस्थापक की भी थी, जिन पर भारत के लोकाचार के अनुकूल नियमों, प्रक्रियाओं, परंपराओं और रीति रिवाजों को स्थापित करने की जिम्मेदारी थी। गुजरात के बड़ौदा में जन्मे मावलंकर पेशे से वकील थे। सामाजिक कार्यों में भी उनकी गहरी रुचि थी, जिसके कारण वे सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी जैसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नेताओं के संपर्क में आए। उन्होंने 1930-1940 के दशक में गुजरात में स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। वे कई बार जेल गए और लगभग 6 साल जेल में बिताए। मावलंकर ने लगभग 2 दशकों तक खुद को अहमदाबाद नगर पालिका के लिए समर्पित कर दिया था। वे 1937 में अहमदाबाद शहर का प्रतिनिधित्व करने वाली तत्कालीन बॉम्बे विधानसभा के लिए चुने गए। उन्हें 1946 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था। मावलंकर 17 नवंबर 1947 को संविधान सभा के अध्यक्ष के पद के लिए चुने गए और 26 नवंबर 1949 को स्वतंत्र भारत के संविधान को अंगीकार करने के साथ मावलंकर अंतरिम संसद के अध्यक्ष बने और 1952 में पहली लोकसभा के गठन तक अध्यक्ष पद पर बने रहे। इस दौरान मावलंकर ने ये सुनिश्चित किया कि देश में प्रतिनिधि संसद के सुचारू कामकाज के लिए 1951-52 में पहली लोकसभा के चुनाव से पहले सभी आवश्यक नियमों, प्रक्रियाओं और परंपराओं को लागू किया जाए। इसलिए किसी को आश्चर्य नहीं हुआ जब 15 मई 1952 को मावलंकर को स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। मावलंकर ने लोकसभा अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान कई नए नियमों और प्रक्रियाओं को लागू किया। उन्होंने नई स्थितियों के अनुरूप मौजूदा नियमों और प्रक्रियाओं में संशोधन भी किया। उनकी पहल पर प्रश्नकाल संसदीय सत्रों का एक नियमित और सार्थक पहलू बन गया। सरकार को सही मायने में संसद के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए अल्प सूचना प्रश्न और आधे घंटे की चर्चा जैसे नियम शुरू किए गए। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा भी उन्होंने ही शुरू की थी। सरकार की व्यवस्था में संसद की स्वतंत्रता और सर्वोच्चता सुनिश्चित करने के लिए मावलंकर ने सीधे पीठासीन अधिकारियों के नियंत्रण में संसद के एक स्वतंत्र सचिवालय की परिकल्पना की। 27 फरवरी 1956 को अहमदाबाद में मावलंकर की असामयिक मृत्यु के कारण वे अध्यक्ष पद का कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। उन्होंने 5 दशकों की निस्वार्थ सेवा से अध्यक्ष के कार्यालय और भारत की संसद पर अपने व्यक्तित्व की गहरी छाप छोड़ी है। हम इस महान विभूति को सलाम करते हैं। आज हम प्रसिद्ध हिंदी कवि हरिवंश राय बच्चन को भी याद करते हैं, जिनका जन्म 27 नवंबर 1907 को हुआ था। किस पथ से जाऊं असुमंजस में है वो भोला पाना, अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं ये बतलाता हूँ। राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। महान अभिनेता अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय उस समय पले बड़े जब भारत ब्रिटिश साम्राज्यवाद से स्वतंत्रता हासिल करने के प्रयास कर रहा था।
वे अहिंसा के गांधीवादी दर्शन से काफी प्रभावित हुए थे। आइए हम उन्हें 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता को समर्पित उनकी कविता आजादी के गीत के माध्यम से याद करते हैं। हम ऐसे आजाद, हमारा झंडा है बादल, चांदी सोने हीरे मोती से सस्ती गुड़ियां, इनसे आतंकित करने की बीत गई घड़ियां, इनसे सज धज बैठा करते जो हैं कठपुतले, हमने तोड़ अभी फेंकी हैं बेड़ी हथकड़ियां, परंपरागत पुरखों की हमने जागृत की फिर से, उठा शीश पर रखा हमने हिम किरीट उज्ज्वल, हम ऐसे आजाद, हमारा झंडा है बादल। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला की ये कड़ी समाप्त हुई। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधी किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। महाराष्ट्र में गढ़चिरौली जिले की 11 नक्सलवादी महिलाएं जो कभी हथियार चलाने और निर्दोष लोगों की हत्या करने में शामिल हुआ करती थी, उन्होंने 1 वर्ष पहले पुलिस के समक्ष समर्पण कर दिया था। अब उन्होंने फिनाइल तैयार कर आत्मनिर्भर बनने और अपनी आजीविका का रास्ता ढूंढ लिया है। हालांकि इन नक्सली महिलाओं के खिलाफ कई जघन्य आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं, लेकिन ये सभी हिंसा को पूरी तरह से छोड़कर अब सामान्य जीवन जी रही हैं। पुलिस अधीक्षक अंकित गोयल ने उन्हें सही रास्ता दिखाया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इन 11 महिलाओं की प्रेरणादायक कहानी गढ़चिरौली जिले में काफी लोकप्रिय हो रही है। दक्षिण अफ्रीका में जूनियर महिला विश्व कप हॉकी का आयोजन अफ्रीकी देशों में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने के बाद स्थगित कर दिया गया है। ये टूर्नामेंट 5 से 16 दिसंबर तक आयोजित होना था। विश्व की 16 विशेष टीमों को इस विश्व कप में भाग लेना था। इससे पहले वर्ष 2016 में अर्जेंटीना ने विश्व कप जीता था। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने कल नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों मुख्यमंत्रियों ने अपनी सीमाओं पर शांति और सद्भाव बनाए रखने का संकल्प दोहराया। श्री शर्मा ने कहा कि यह निर्णय लिया गया है कि दोनों राज्य बातचीत के जरिए सीमा विवाद के समाधान के लिए समितियां गठित करेंगे। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राजधानी दिल्ली में हल्की धुंध है। मुंबई और कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। चेन्नई में बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं पर तेज वर्षा होगी। इन महानगरों में तापमान 10 और 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। श्रीनगर में हल्के बाद छाए रहेंगे। जम्मू और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। लेह और गिलगित में बादल छाए रहेंगे। तापमान 0 से 2 डिग्री नीचे और 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पूर्वोत्तर हिस्से में गुवाहाटी, कोहिमा और ईटानगर में आसमान साफ रहेगा, जबकि गंगटोक में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। आइजॉल, शिलांग, आइजॉल और अगरतला में सुबह कोहरा छाया रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और प्रियंका, आप बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी लवलीन, संविधान दिवस कार्यक्रम पर कल प्रधानमंत्री के इस बयान को कि विकास में भेद नहीं करती सरकार, लोक सत्य की पहली खबर है। पत्र ने प्रधानमंत्री के इन शब्दों को भी दिया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास संविधान की भावना का सशक्त प्रकटीकरण है। 15 विपक्षी दलों के इस कार्यक्रम के बहिष्कार की भी खबरें सभी अखबारों में हैं। श्री मोदी के इन शब्दों को कि लोकतंत्र के लिए बड़ा संकट है परिवारवाद को जनसत्ता ने पहली खबर बनाया है। राजस्थान पत्रिका ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के इन शब्दों को दिया है कि संविधान जोड़ने की ताकत देता है। मुंबई में 26/11 के आतंकी हमलों को प्रधानमंत्री द्वारा दुखद दिन बताने और इस हमलों में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि की खबरें सभी अखबारों में हैं। हिन्दुस्तान की पहली खबर है 2 टूक, पाकिस्तान दोहरा रवैया छोड़े, सजा दिलाए।
जनसत्ता लिखता है, भारत ने पाकिस्तान से सुनवाई तेज करने को कहा। उच्चतम न्यायालय का ये कहना कि मुकदमों की सुनवाई के लिए समय सीमा तय करने का वक्त आ गया है, राष्ट्रीय सहारा की खबर है। हिन्दुस्तान ने इसे कड़ा रुख बताते हुए लिखा है कि शीर्ष अदालत ने कहा, अब इस बारे में सोचने की जरूरत, लंबे समय से विचार चल रहा था पर लागू नहीं किया गया। दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट पर यूरोप में पाबंदियां, नवभारत टाइम्स की पहली खबर है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, दुनिया फिर अलर्ट मोड पर, ब्रिटेन समेत कुछ देशों में दक्षिण अफ्रीका की उड़ानों पर रोक। राजधानी में हवा फिर जहरीली, लिखता है अमर उजाला। पत्र ने लोकल ही वोकल शीर्षक से लिखा है कि दिल्ली का अपना प्रदूषण ही हवा को ज्यादा गंभीर बना रहा है। भारत, चीन और रूस यानी रिक देशों की 18वीं बैठक में दुनिया को आतंकवाद से मुक्त करने के लिए प्रतिबद्धता जताने को हरिभूमि ने प्रमुखता से देते हुए लिखा है, भारत के विदेश मंत्री बोले, आतंकवाद और ड्रग्स के मामले में भारत, चीन और रूस को साथ मिलकर काम करने की जरूरत। नारी शक्ति से लगातार मजबूत हो रहा है भारतीय लोकतंत्र शीर्षक से दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य विकसित देश महिलाओं को अधिकार देने में बहुत पीछे। पत्र ने इसे हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती बताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन की कार्यसूची में लोकसभा में तीनों कृषि कानून निरस्त करने का विषय शामिल किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, परिवार आधारित पार्टियां लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा, देश की विकास यात्रा में बाधक, औपनिवेशिक मानसिकता के खिलाफ सतर्क किया। प्रधान न्यायाधीश एनवी रामन्ना ने कहा, सरकार और न्यायपालिका को एक दूसरे का पूरक बनने की आवश्यकता। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत रूस शिखर सम्मेलन के लिए 6 दिसंबर को भारत आएंगे। 15 दिसंबर से निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाएं फिर शुरू करने का फैसला। नए कोरोना वेरिएंट को लेकर पूरे विश्व में चिंता, कई देशों ने नए वेरिएंट वाले देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नए कोविड वेरिएंट को ओमिक्रॉन नाम दिया। सरकार ने लोगों से स्टारलिंक की इंटरनेट सेवाएं नहीं लेने को कहा, कंपनी के पास भारत में सेवाएं देने का लाइसेंस नहीं। और दक्षिण अफ्रीका में जूनियर महिला हॉकी विश्व कप का आयोजन अफ्रीकी देशों में नया कोरोना वेरिएंट मिलने के बाद स्थगित। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।